हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग CDP के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बंडूरा ने, अल्बर्ट बंडूरा ने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन आपसे, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और बाकी जो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, तीनों बिल्कुल ही सही दिए गए यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो यहाँ पे पूछा गया उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगा डेटिंग करना जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं होती, जबकि कार्यों को शीघ्रता से करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना, ये तीनों विशेषताएं होती हैं जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है। तो जब बच्चे खिलौनों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो इसमें उनमें जो है एकता और सहयोग की भावना का, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना का जो है विकास होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है, एकता एवं सहयोग की भावना का। एकता एवं सहयोग की भावना का। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वालिटी जो बच्चों में आती है ये आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेश होने को क्या कहा है। जो बच्चे के जो कुछ विचार पहले से होते हैं उसमें जो नए विचार शामिल हो जाते हैं, तो उसको पियाजे ने कहा था आत्मसातकरण करना। मतलब जो पूर्व ज्ञान है उसमें जो है नया ज्ञान को जोड़ लेना, या फिर सात्मीकरण, या फिर इसको ही आत्मसातकरण कहा गया है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सात्मीकरण। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल
तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा की। तो यहाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और कहीं भी अगर केवल वर्ड मिल जाए तो वो वाला ऑप्शन हमेशा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास होता है, पहले सांवेदिक रूप से होता है, फिर मूर्त रूप से होता है, फिर अमूर्त रूप से होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बिल्कुल सही दिया गया है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो सके, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। अब यहाँ पे पूछा गया है किसके प्रति सचेत रहना चाहिए एक शिक्षक को, तो इसका आंसर हो जाएगा, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। तो यहाँ जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो चिंतन की दृष्टि से जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है वो होता है तार्किक चिंतन, मतलब कोई भी चीज़ को तर्कपूर्ण रूप से सोचना। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्त्रियों का जो हस्तलेख है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना, विद्यार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमज़ोर
बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए आकलन की प्रक्रिया के दौरान। शिक्षकों को मतलब क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है जो शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। तो यहाँ पे 14 नंबर का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयत्न किया था गाल्टन ने। किसने किया था? गाल्टन ने किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। शिक्षार्थी की जो उपलब्धि है उसका मूल्यांकन के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो होता है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे 17 नंबर क्वेश्चन है अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। तो अनुकरण एवं जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है ये विशेषता पाई जाती है शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन अब दिया गया है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है छात्रों को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है बोधात्मक मनी प्रेरक और भावात्मक कौशलों को विकास में सहायता करना। अब आपसे पूछा यह गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के एक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ये क्या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि जो अध्यापन एवं जो अधिगम प्रक्रिया वो होनी चाहिए बाल केंद्रित। यहाँ पे क्या दिया गया? शिक्षक केंद्रित दिया गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक है वो किसी भी जाति के अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो सभी के साथ क्या करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? दृश्य सामग्री का जब यूज किया जा रहा है तो सबसे कम उन छात्रों को लाभ होगा जो पढ़ने में क्या होंगे? बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के बच्चे हैं उनको क्या होगा? कम लाभ होगा क्योंकि उनको मतलब दृश्य सामग्री से पढ़ाओ कैसे भी पढ़ाओ वो तो मतलब समझ लेंगे। लेकिन जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए दृश्य सामग्री ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो क्या दृश्य सामग्री जो होती है उसको देख के ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये जो प्राकृतिक दशा का सिद्धांत है
इसका प्रतिपादन किया था कर्ट लेविन ने। किसने किया था? कर्ट लेविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो शिक्षण अधिगम में जो शिक्षक का मेन कार्य होता है वो यही होता है कि क्या है, एक बच्चे को अभिप्रेरित करना, बच्चों में जो है उत्सुकता पैदा करना कि जो है बच्चे उस चीज़ को क्या करें, सीखें। जितना बच्चे क्या होंगे, जितनी जिस चीज़ के प्रति उत्सुक होंगे उसको उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति समस्या। तो यहाँ पूछा गया किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व यहाँ पे भाषा संप्रेषण में निपुणता। क्या है? भाषा संप्रेषण में निपुणता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानसों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है। तो वन मानसों पर किसने प्रयोग किया था? वन मानसों पर प्रयोग किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बालक का व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। तो किसी बालक का जो व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण जो होता है वो क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे इसका जो है 27 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। जो समावेशी शिक्षा है मतलब उसमें से किस प्रकार के बालक शामिल किए जाते हैं। तो इसमें सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थी मतलब सभी प्रकार के बालक उसमें से शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता है, जो विकार, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? डिसलेक्सिया बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन डेवी। कौन थे? जॉन डेवी।